पड़ा था कैपेसिटर, संधारित्र, बढ़िया तैयार करना उसको। अगर कभी भी समांतर और पार्श्व क्रम में संधारित्र दिए हों तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आगे अगर रेलवे का भी कोई एग्जाम देता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और रहता है संधारित्र का, मैंने कल कहा था कि उसकी ऊर्जा, कि संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होती है वो हम कैसे निकालते हैं, कि संधारित्र की संचित ऊर्जा, इसको यूं भी कहा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, कि कोई भी कैपेसिटर है वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है तो कितनी करता है। ये क्वेश्चन खास है, पुलिस के मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल में इस टाइप के न्यूमेरिकल भी बड़े अच्छे थे और डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, ये भी याद रख। ये तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कि जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी किस रूप में होगी। पहले तो ये बताओ, मैंने लिखवा रखी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किस रूप में जमा होगी। ये मैंने लिखवाया था कि एक संधारित्र कभी भी ऊर्जा संचित करता है तो कौन सी ऊर्जा संचित करता है। पंखे के अंदर, पंखे के एग्जाम्पल से भी बताई थी। पंखा किससे चलता है? बिजली से। तो बिजली के पास कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा। बात खत्म। तो यही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है वो किस रूप में जमा होती है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। यह अपने याद रखना है। जैसे हम कोई भी चीज घरों में ट्यूनिंग के साथ यूज करते हैं, जैसे रेडियो है, टीवी है, इनकी फ्रीक्वेंसी जब सेट करते हो तो उसमें मुख्य रोल अदा वैद्युत ऊर्जा का जो करता है वो कौन करता है? संधारित्र करता है। और जो ट्यूनिंग सेट होती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी से होती है? उसे हम कौन सी ऑसिलेशन कहते हैं या कौन सी दोलन कहते हैं या कौन सी वाइब्रेशन कहते हैं? तो वो होती है एलसी ऑसिलेशन। वो आगे आएगी, उसमें भी कैपेसिटर होता है। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल यू से। और बराबर क्या लिखी जाएगी? फॉर्मूला लिख लेना, 1/2 CV²। ये होती है ऊर्जा, कि एक कैपेसिटर की या एक संधारित्र की जो संचित वैद्युत ऊर्जा होती है वो किस से लिखी जाती है या किस से बताई जाती है? तो 1/2 CV²। सी क्या है यहाँ पे? संधारित्रता यानी कैपेसिटेंस है। सी जो होती है ये संधारित्रता है। और जो V है, V हमने पहले पढ़ रखा है। V क्या चीज होती है? आपका विभवांतर या विभव। बस दोनों दिए हो तो इजीली क्या कर सकते हो? तुम ऊर्जा निकाल सकते हो। ये किस रूप में ऊर्जा आई है? संधारित्रता और विभवांतर में। कल एक फार्मूला पढ़ा था आपने, Q बराबर क्या चीज होती है? CV। ठीक है, या इसमें से अगर मैं V हटा दूं तो क्या बन जाएगी? Q/C। फॉर्मूला लिख दो तो क्या फार्मूला आ गया नया? 1/2 C इंटो में क्या बन जाएगा? Q²/C²। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 Q² और बाय क्या लिख दो? C। ये कब यूज होता है? जब सिर्फ आवेश और क्या दी हो? संधारित्रता दे रखी हो। क्योंकि वो तो एग्जामिनर के मॉड्यूल पे डिपेंड करता है कि वो कैसा लॉजिक लगाता है। तो इसमें तीन ही चीजें होती है, एक Q, एक V और एक C। तीन ही बातें होती है। अगर C और V दे रखा है तो हाफ CV²। अगर Q और C दे रखा है तो Q² बाय क्या लगा दो? C। और अगर मान लो उसने हमारे पास C नहीं है, V और Q दे रखा हो तो Q बाय क्या यूज कर सकते हो तुम? V। किसकी जगह है? C की जगह। ये फॉर्मूला भी तुम बना सकते हो। क्या बनेगा इसका फार्मूला? बनाओ कि C की जगह हमने क्या रख दिया? Q/V। तो यहां रखोगे तो क्या बनेगा फार्मूला? यही बनेगा, 1/2 और सीधा आ जाएगा क्या? Q और इंटू में V। आ लिया बस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लॉजिक सा है, कोई बड़ा रिकमेंडेशन पॉइंट नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते। इस पे 2-3 न्यूमेरिकल लिखो, कैसे आते हैं लिखो, कि एक संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगी? एक संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगी यदि
यदि उसकी संगारित्रता 1 माइक्रोफैराड है और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है, कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है। तो अब ऊर्जा निकालनी है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, हाफ CV²। कैपेसिटेंस दी है, कैपेसिटेंस बी 1 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स बी 100 वोल्ट। तो व्हाट्स द एनर्जी निकालो, ऊर्जा कितनी होगी। फॉर्मूला हाफ CV² का यूज करो, उत्तर अपने आप आएगा। और ऊर्जा आ रही है तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। बस लिख दो, आ गया उत्तर। सीधा सा फार्मूला है, 1/2 CV²। कितनी आई ऊर्जा, 1/2। 1 माइक्रोफैराड दिया है तो फैराड में बदल लेना, 10⁻6 लिख लेना, वरना तुम्हारा सवाल गया। ठीक है, जब तक ये नहीं लिखोगे। ठीक है, गुणा V², यानी 100 का वर्ग 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो क्या बना, 1/2 और गुणा 10 की पावर कितनी आ गई, -2। 1/2 को क्या लिख सकते हो तुम, 0.5 गुणा 10 की -2 और साथ में क्या लगा दो, जूल। उत्तर आ गया। क्योंकि माइक्रोफैराड को जब तक तुम फैराड नहीं लिख सकते तब तक सवाल गलत है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखो कि एक संगारित्र की प्लेटों पर, एक संगारित्र की प्लेटों पर समान व विपरीत आवेश, एक संगारित्र की प्लेटों पर समान व विपरीत आवेश 30 कूलम्ब जमा होता है, 30 कूलम्ब जमा होता है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट हो, प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट हो, तो संगारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगी, तो संगारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे आपको कितनी चीजें दी गई है, 2। एक दिया गया है आवेश और दूसरा क्या दिया गया है, विभवांतर। तो फॉर्मूला तुमने कौन सा प्रयोग करना है, Q और V वाला। Q दे रखा है कितना, 30 कूलम, V दे रखा है कितना तुम्हारे पास, 100 वोल्ट। तो फॉर्मूला Q और V वाला क्या था, 1/2 और क्या था, QV। बस यूज कर दो, क्या आएगा। इसके आगे क्या लगा रखा आपने, 1/2 और क्या था, Q इंटू में V। तो क्या बनेगा, 1/2 है, Q इसने कितना दिया है आपको, 30 कूलम, और V कितना दिया है इसने, 100 वोल्ट। बस, तो आप काट दो इसको, किस पे गया, 15। तो उत्तर कितना आ गया आपके पास, 1500 जूल हो गया। तो ये एक संगारित्र की क्या आ चुकी है, ऊर्जा आ चुकी है। ऐसे ही एक और लिखो कि संगारित्र की समांतर प्लेटों पर, संगारित्र की समांतर प्लेटों पर समान व विपरीत आवेश, संगारित्र की प्लेटों पर समान व विपरीत आवेश 5 कूलम जमा हो, समान व विपरीत आवेश 5 कूलम जमा हो, वह उसकी संगारित्रता, वह उसकी संगारित्रता 1 माइक्रोफैराड होने पर, वह उसकी संगारित्रता 1 माइक्रोफैराड होने पर संचित ऊर्जा का मान होगा।
वह उसकी संगारित्रता 1 माइक्रोफैराड होने पर संचित ऊर्जा का मान होगा। अब फॉर्मूला तीसरा यूज करना है जिसमें Q और क्या लिखवाया था, C, क्योंकि आवेश दिया है और संगारित्रता दी है तो वो फॉर्मूला यूज करना है। आगे 1/2 फिक्स है और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, Q²/C, तो 1/2 गुणा Q² कितना है, C, तो यही है 1/2 इंटू में Q² और बाय में क्या आपके पास C आ गया। Q कितना दिया है अगले ने, 5 कूलम, 5 का स्क्वायर कितना बना, 25 हो गया। और C क्या है, उसकी संगारित्रता कितनी बोली है, 1 माइक्रोफैराड। माइक्रो को तोड़ोगे जरूर, क्या लिखना है, 10⁻6 और कहाँ ले जाओ ऊपर, कहानी खत्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, Q² की वैल्यू बनी आपकी 25 और नीचे था आपके पास 1 माइक्रोफैराड, उसको आप क्या लिखोगे 10⁻6, ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5 और गुणा 10 की घातांक कितना 6 और पीछे क्या लगाओ आप जूल, आ गया उत्तर। यानी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अगर सिंपली इन तीनों को तुम अच्छे से फॉर्मूले अगर जान लो और जो फैराड वाली चीज है उसे बदलना जरूरी है, वो अगर मिली में दे रखी है तो भी तुम्हें फैराड चाहिए, माइक्रो में भी दे रखी है तो भी तुम्हें क्या चाहिए, फैराड। ठीक है, फैराड लेके आना है। अभी इसीलिए तुम्हें सिखाया है, मिली हो तो कितना हिस्सा होता है 10⁻3, माइक्रो हो तो कितना होता है -9 और नैनो हो तो कितना होता है -9 और आपके पास पाइको हो तो कितना होती है -12। बस ये 4 याद रखो, खास खेल इन्हीं का है। तो ये थी तुम्हारी कहानी संगारित्र की। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है कि ये 2 संगारित्र की प्लेटें हैं और इनके बीच जो माध्यम रखा है वो क्या रखा है, वायु। तो वो कहता है कि हमारे पास संगारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A हो, ये लिख लेना, बड़े काम की चीज है, पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि प्लेट का क्षेत्रफल A है, ऐसे दिया था उसने कि संगारित्र की प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है A और नंबर 2 इनके बीच का जो गैप है वो कितना है D, इनके बीच का गैप है वो कितना है D। और फिर कहता है इन प्लेटों की जो संगारित्रता है वो है आपकी C0, संगारित्रता कितनी है C0। और वायु की जो वैद्युतशीलता है हम बार बार लिखते हैं, किससे लेते हो, ε0 से। तो कहता है इनका संबंध क्या होगा, बस यही क्वेश्चन आता है सिंपल। ये बातें दे के पूछता है अगला कि एक संगारित्र की प्लेटों के मध्य केवल जो माध्यम है वो वायु है, उनका क्षेत्रफल कितना है A, बीच की दूरी कितनी है D। तो बताइए ये जो संगारित्रता होगी ये क्या होगी, तो आपने क्या लिखना है, C0 लिख लेना है, बराबर लिखना है A और फिर लिखना है ε0 और बाय में क्या लिखना है D। आ गया उत्तर। ठीक है, कि हमारे पास क्षेत्रफल दिया है, ε0 दिया है और दोनों का गैप दिया है D और पूछ ले कि संगारित्रता क्या होगी जब 2 समांतर प्लेट वाले संगारित्र के बीच में माध्यम केवल वायु हो। तो आपने क्या लेनी है A ε0/D। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पक्की कर देना। सिंपल है और आसान है, पूछी जाती है, पूछी फॉर्मूले में ही जाएगी, ये याद रखना। इनके न्यूमेरिकल नहीं आते, इसका हमेशा ये सूत्र आता है, इसमें हमेशा सूत्र पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लो कि संगारित्र प्लेटों के बीच चालक या कुचालक, दोनों बातें लिखनी है। संगारित्र प्लेटों के बीच चालक या कुचालक माध्यम रख दिया जाए, संगारित्र प्लेटों के बीच चालक या कुचालक माध्यम रख दिया जाए तो संगारित्रता पर क्या प्रभाव होगा। तो संगारित्रता पर
क्या प्रभाव होगा कि आपके पास जो ये संधारित्र की प्लेटें हैं वो कहता है इनके बीच कोई भी माध्यम रख दिया जाता है। ये माध्यम आपका चाहे तो क्या हो, कुचालक, और या कैसा हो आपका सुचालक। कुचालक का मतलब जिससे विद्युत नहीं गुजर सकती, और सुचालक कौन सा होता है, जिससे विद्युत गुजर सकती है। ये दोनों ही हों तो इसकी संधारित्रता पर क्या प्रभाव होगा। तो उत्तर क्या लिखना है, संधारित्रता हमेशा बढ़ेगी। उत्तर क्या याद रखना है हमेशा, कि संधारित्रता हमेशा बढ़ेगी। एक ही पॉइंट है कि जो आपके पास संधारित्रता है ये हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, कि ऑलवेज इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटेंस। कि संधारित्र के बीच चाहे वायु को छोड़ के आप कोई भी ऐसा माध्यम उठा लाओ जो कुचालक हो और चाहे वो सुचालक हो, दोनों केस में इसकी संधारित्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये कहानी हुई इसकी खत्म। वैसे तो और भी बहुत सारा मटेरियल है, वो नहीं करवाना हमने, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास विद्युत धारा, कि आपके पास विद्युत धारा क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पहले ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं वैद्युतशीलता, ठीक है। वैद्युतिकी क्या होती है, ठीक है। वैद्युतिकी का मतलब धारा। तो आपसे यही तो पूछा है वैद्युत धारा क्या है। इसको दो शब्दों में पूछा जाता है, यानी दो तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग टाइप से। कैसे, एक तो पूछा जाता है कि वैद्युत धारा क्या है, तो आप जवाब अपने हिसाब से दोगे, 10वीं क्लास के हिसाब से पहले पढ़ोगे डिटेल कि वैद्युत धारा आपके पास ऐसी वैद्युतिकी होती है जिसमें आवेश गमन करते हैं। यानी तारों से आवेश क्या करता है, गमन करता है। और तारों से करंट किसके दम पे चलता है, जो आपकी विद्युत आती है तारों से, खंभों के बीच जो तार लटके होते हैं उनसे विद्युत गुजरकर आपके घर तक पहुंचती है। तो किसके कारण पहुंचती है तारों में, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या, आपके आवेश। यानी तभी वो कहता है कि विद्युत धारा क्या है, तो यानी विद्युत धारा आवेशों का गमन। आवेश का क्या है, ये गमन। तो आवेश का जो गमन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। एक आवेश के रूप में अगर विद्युत धारा का बोलना चाहोगे, क्योंकि वैसे आपने पढ़ी थी वैद्युत स्थितिकी और एक पढ़ी है तुमने विद्युत धारा। धारा का मतलब चलना, तो यानी चलेगी कौन सी चीज आपके पास है, आवेश। तो आवेश का गमन क्या कहलाती है, ये पूछता है। तो आवेश का गमन क्या कहलाती है आपके पास, विद्युत धारा, ठीक है। अब बात आती है परिभाषा क्या है इसकी। परिभाषा क्या होती है कि आवेश की दर, कि जो आवेश की दर होती है वो समय के सापेक्ष हो, कि आवेश की दर समय के सापेक्ष क्या कहलाती है, विद्युत धारा। किस रूप में, परिभाषा के रूप में, गणितीय रूप में। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, धारा को किससे दिखाया जाता है, आई से। और दर को कैसे लिखा जाता है वो याद रखना, आप लिखेंगे dq और बटे क्या लिखेंगे, dt। ऐसे कि विद्युत धारा के लिए आवेश की दर को कैसे दर्शाया जाता है। तो आवेश की दर कैसे दर्शाओगे तुम, dq और बटे में क्या लिखोगे, dt। इसे बोलते हैं, ये आपकी आवेश की दर है। इंग्लिश में बोलें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको गणितीय रूप में ऐसे लिखा जाएगा और परिभाषा के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। और अगर बात की जाए आधार, आधार का मतलब है मूल। मूल क्या होता है, आवेश का गमन। अब यहां से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि करंट, धारा, आवेश बटे क्या हो जाएगी आपकी, साधारण तरीके में बोलना चाहो तो ऊपर आवेश है और नीचे क्या चीज पड़ी है, समय। तो आवेश को डिनोट किससे करते आए हो आप लोग, क्यू, और समय को डिनोट किससे करते हैं हम, टी। तो क्यू बटे टी क्या कहलाती है, आई। तो आई क्या होती है, विद्युत धारा। अब आप क्या बना सकते हो, इसकी इकाई। और इकाई हमने पहले पढ़ रखी है कि आपके पास जो आई है इसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई आप लोग क्या लिखते हो, एम्पियर। एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं आप, कैपिटल ए से।
अब वो कहता है कि 1 एम्पियर धारा कब होगी, तो मुझे बताओ कि जो I है वो करंट है, वो कितना होना चाहता है, 1। वो 1 कब हो सकता है, तो ये दोनों चीजें भी किस में होनी चाहिए, 1 में। तो आवेश किस में मापा जाता है, कूलम, तो आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलम। समय किस में मापा जाता है, सेकंड, तो टाइम कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। कहने का मतलब 1 एम्पियर करंट कब होगा, यानी 1 एम्पियर लिख के बराबर का निशान लगा के एग्जामिनर क्वेश्चन मार्क कर देता है, यूं कहता है। अब वो पूछना चाहता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर है, तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 कूलम बटे में क्या होगा, 1 सेकंड। कि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो उसे आप क्या कह सकते हो, 1 एम्पियर कह सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन तो हुआ पुराना, अब एक नया क्वेश्चन लिखो जो लॉजिकफुल है, आजकल एग्जाम में आता है। लिखो कि 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए परिपथ से, 1 सेकंड के लिए परिपथ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना हो, 1 सेकंड के लिए परिपथ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना हो कि धारा 1 एम्पियर बने, कि धारा 1 एम्पियर बने। कि कोई परिपथ है, उससे 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने चले या कितने बहे या कितने प्रवाह हो तो आपकी धारा कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। ये क्वेश्चन रिकमेंड होता आज के टाइम। तो इसका लॉजिक कहां से उठाओगे, यहां से कहां पहुंच गए तुम, यहां। तो बस जिसको ये चीज आती है वो बता सकता है कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चीज पैदा करेगी, तुम्हारी आवेश। तो 1 सेकंड के अंदर कितना पैदा होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए ना। तो टाइम 1 सेकंड है, करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो चार्ज तुम्हें कितना चाहिए, आवेश 1 कूलम। तो तुम्हें लिखवाया था 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बस यही तो आंसर है। क्योंकि तुम्हारा आवेश 1 कूलम होना चाहिए और 1 सेकंड के लिए चलेगा, तो धारा कितनी बनेगी, 1 एम्पियर। तो 2 चीज तो 1 में पड़ी है, तो तीसरी तुम्हें 1 का पैदा करना है। पैदा करने का मतलब 1 कूलम चाहिए। तो 1 कूलम में अगले ने कूलम नहीं पूछा, क्या पूछा तुमसे, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये तुम्हें लिखवाया था 6 गुणा 10 की घातांक 18। ठीक है, तो हमारे पास 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आपका करंट परिपथ में कितना पैदा होता है, 1 एम्पियर पैदा होता है। तो ये एक बड़ी खास चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक चीज और लिखो। अब इस फॉर्मूले का एक रूप बता देता हूं। आवेश तो दिया होता है, आवेश का परिवर्तन होता है, तो Q2 माइनस क्या लिख सकते हो आप, इसे Q1 ये लिख लो, और बटे फॉर्मूला लगा सकते हो T2 माइनस T1। लिखो इस पे न्यूमेरिकल है। कई बार ये देता है कि एक सिरे पर आवेश 6 कूलम है, तो दूसरे सिरे पर आवेश की पहुंच, तो दूसरे सिरे पर आवेश की पहुंच, दूसरे सिरे पर आवेश की पहुंच 2 कूलम हो तो 3 सेकंड समय के लिए, 2 कूलम हो तो 3 सेकंड समय के लिए धारा का मान होगा। तो 3 सेकंड के लिए धारा का मान होगा। कितना आया भी, एक सिरे से आवेश जब चलता है तो विपरीत दिशा में चलता है धारा के साथ, याद रखना। तो इसलिए जो Q2 माइनस Q1 होता है, इसके आगे पहले से ही क्या यूज कर लिया जाता है, माइनस। ठीक है, इतना याद रख लेना, ये बता देता हूं। ठीक है, तो Q2 तुम्हें दूसरे सिरे पर बोला है, तो कितना है दूसरे सिरे पर आवेश है, 2 कूलम। Q1 जहां से शुरू हुआ है, तो शुरुआत में सिरे पे आवेश कितना था, 6 कूलम। और टाइम कितना लगा,
3 सेकंड। तो ये जो T2 माइनस T1 है ये फिक्स है, कितना हो गया 3। ऊपर कितना है 2 माइनस 6, तो 2 माइनस से माइनस का 4, आगे फिर माइनस क्या हो गया प्लस का 4, तो 4 बटे कितना आ गया 3, और पीछे क्या लगा दो एम्पियर, बात खत्म। ठीक है, तो यानी जब कभी भी आवेश दो सिरों पे कहता है और समय के साथ कहता है तो पहले आप माइनस लगा लें, ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। और अगर माइनस भूल भी जाओ तो जो भी उत्तर आएगा उसे मात्रा में लेना है। मात्रा हमेशा कैसी ली जाती है, धनात्मक। अगर ये फार्मूले में तुम पुट करो तो उत्तर तुम्हारा माइनस आ रहा है, तो माइनस नहीं लेना, तुमने क्या लेना है प्लस, क्योंकि मात्रा हमेशा किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब आगे एक और लिखो ऐसा ही कि एक परिपथ से एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक परिपथ से एक मोल इलेक्ट्रॉन 1 मिनट तक प्रवाहित किए जाएं, कि एक परिपथ से एक मोल इलेक्ट्रॉन 1 मिनट तक प्रवाहित किए जाएं तो धारा कितनी होगी, तो धारा कितनी होगी। और धारा का आंकलन हमेशा किस में होगा, एम्पियर। अब ये हमने तुम्हें बता दिया है कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आवेश कितना बनाएंगे, ये हमने उस दिन बताया था कैलकुलेट करके। समय तुम्हें दे रखा है कितना, 1 मिनट, क्योंकि धारा निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, लॉजिक दिमाग में होना चाहिए कि धारा निकालना चाहते हो तो कूलम कितने हैं और सेकंड कितने हैं, 2 ही बात होनी चाहिए। पर ना तो तुम्हें कूलम दिया और ना ही तुम्हें सेकंड दिया। सेकंड तुम बना सकते हो, 1 मिनट तक चलाया है तो 1 मिनट के सेकंड कितने हो जाएंगे 60। कूलम नहीं है, अब कूलम तुम बना सकते हो। क्या दिया गया तुम्हें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें उस दिन मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कूलम्ब कितने होते हैं, चार्ज कितना होता है, ये अच्छे से बताया था, 96,500। ठीक है, ये पेपर में नहीं दिया आएगा, ये तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाना है वहां कि 96,500 कूलम हमारे पास चार्ज है, किसका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कितने टाइम के लिए चल रहा है, 60 सेकंड। बस उत्तर आ जाएगा कि हमारे पास जो तुम करंट निकालना चाहते हो तो उसमें ऊपर तो लिखा जाना चाहिए हमेशा आवेश, और नीचे हमारे पास क्या चीज होती है, समय। तो आवेश जो आए वो ऑलवेज कूलम में होना चाहिए, और जो टाइम है वो ऑलवेज किस में होना चाहिए, सेकंड। अब कूलम और सेकंड दोनों ही नहीं है। तुम्हें क्या दिया गया है, आवेश। आवेश बोला उसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितनी देर के लिए चलेंगे, 1 मिनट के लिए। तो दोनों ही बातें नहीं है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, तो तुम खुद खोजोगे कैसे। इसीलिए ये टैग हमने पहले लिखे थे कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आवेश कितना होता है, 96,500 कूलम। और जो आपका 1 मिनट का टाइम है इसमें सेकंड कितने होते हैं, 60। तो 1 0 से 1 0 काट दो, बाकी उड़ा दो, ये आपके क्या आ जाएंगे, एम्पियर। बात खत्म। ठीक है, तो हमारे पास जब कभी भी लॉजिक बनता है तो इन्हीं क्वेश्चनों का बनता है। जो 2 क्वेश्चन है ये तो पक्के दिमाग में रखना, एक ये मोल इलेक्ट्रॉन वाला, 1 सेकंड के लिए चले तो धारा, या 1 मिनट के लिए चले तो धारा, और 1 घंटे के लिए चले तो धारा क्या होगी। एक तो ये याद रखना है। दूसरा याद ये रखना है कि 1 एम्पियर करंट बनाना चाहते हैं और उसको 1 सेकंड के लिए तैयार करना है, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ाएं। तो वो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखवाए हैं, कितने होने चाहिए, 6 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के लिए चलेंगे, 1 सेकंड के लिए। तो करंट कितना पैदा होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ से 0.1 घंटे के लिए प्रवाहित हो, किसी परिपथ से 0.1 मतलब 0.1 घंटे के लिए प्रवाहित हो, तो धारा कितने एम्पियर होगी। तो धारा
कितने एम्पियर होगी। हो गया। मोल इलेक्ट्रॉन तो अभी लिखवाया है, तुम कहाँ फंसोगे, 0.1 घंटे में फंस जाओगे। ठीक है, पहले 0.1 घंटा है, उसको पॉइंट हटा के लिखो। 0.1 जब हटेगा पॉइंट तो नीचे क्या लगाओगे, 10, वो 10 उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, कहानी होगी 9,65,000 ऊपर हो गया, और नीचे कितने घंटे हैं, 1 घंटा। अब उसे 1 घंटे के बनाओ सेकंड, कितने बनेंगे, 3600। आ गया उत्तर, खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे पास जो धारा पूछी गई वो आपसे पूछी गई 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश तुम्हारे सामने है 96,500। टाइम दिया है तुम्हें 0.1 घंटा, आर में है। तो ये आर किस में होना चाहिए, परफेक्ट में हो। तो परफेक्ट में करने के लिए आप लोगों ने पहले क्या करना है, दशमलव हटाना है। जैसे इसका दशमलव हटेगा तो 1 0 ऊपर लग जाएगी, है तो घंटा ही। अब घंटे के क्या बनाओगे तुम, सेकंड, तो कितने बनेंगे, 3600। अब 2 0 से क्या हो जाएगी, 2 0, वैसे ही खेल खत्म। ठीक है, अब इसको काटोगे, काटोगे तो वैल्यू किस में आनी चाहिए, एम्पियर। आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारे पास जो हम बार बार करना चाहते हैं कि कितना आवेश है और कितना समय है। ऊपर आवेश, नीचे क्या लेना है, समय। तो वैल्यू किस में आएगी, हमेशा एम्पियर। अब एक लिखो लोकल क्वेश्चन, जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। लिखो कि एक परिपथ से 0.2 एम्पियर धारा, एक परिपथ से 0.2 एम्पियर धारा 2 मिनट के लिए प्रवाहित हो। 0.2 एम्पियर धारा 2 मिनट के लिए प्रवाहित हो तो आवेश का मान कितने कूलम होगा। तो आवेश का मान कितने कूलम होगा। यह क्वेश्चन बहुत आता है, लोकल क्वेश्चन है सबसे, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन इस स्टाइल का। अब तुमसे आवेश पूछा है, 2 चीजें तुम्हें दी गई है। क्या क्या दिया है तुम्हें, करंट यानी धारा दे रखी है, और क्या दिया अगले ने, टाइम। तो आवेश निकालना है। आवेश के लिए दोनों आमने सामने किस में हो जाएंगे, गुणा में, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला दिया है I बराबर क्या होता है, Q, और बटे क्या होता है, T। तो I दिया है और T दिया है, निकालना क्या है, Q। तो दोनों को एक साइड कर दो, क्या हो जाएंगे, दोनों गुणा में। तो Q की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, I, और इनटू में क्या लिख दो, T। अब करो सोल्व, क्या होगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब सॉल्यूशन आप लोग करें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। करंट 0 कितना है, 2 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है, पर मिनट नहीं होना चाहिए, टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड। बस यही ख्याल रखना है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, वरना कहानी अड़ जाएगी। क्योंकि एक आंसर तो तुम जो निकालोगे ये वाला कि भाई करंट मेरा 0.2 है, टाइम मेरा 2 मिनट है, उत्तर क्या बन गया, 0.4, और कूलम, ये ऑप्शन में होगा। एग्जामिनर बड़ी अच्छे से जचा के देता है इसे कि फोकस इसी पे जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये वाला टैग करना है 120 वाला। ठीक है, हाँ। तो इसको बाय में क्या लिखोगे, 10, तो 0 से 0, 12 दूनी 24 कूलम, ये आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 24 कूलम। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखो कि एक परिपथ से धारा 0.1 एम्पियर, एक परिपथ से धारा 0.1 एम्पियर 1 मिनट के लिए प्रवाहित हो।
0.1 एम्पियर 1 मिनट के लिए प्रवाहित हो तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। निकालो। पहले तुमने क्यू ही निकालना है। पहले तुम क्यू निकालो। कैसे निकालोगे? पहला काम क्यू निकालने का करना है। क्यू अगर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे। इतना ही फोकस करना करो। हम्म 6 कूलम 6 इलेक्ट्रॉन है। बताओ बताओ। हाँ, एक बार तो चार्ज निकालोगे आप। करंट दिया है 0.1, टाइम दिया है 1 मिनट, तो मतलब 1 गुणा 60 है और क्या आ गया? सेकंड। क्या निकालना चाहते हो आप लोग? क्यू। तो क्यू क्या होता है हमेशा? आई इंटू में टी। आई है 1/10। टी कितना आपके पास? 60। कट के वैल्यू कितनी आई? 6 कूलम आई है। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ी देर पहले आपने बिड़ते ही सीखा था कि जहां कूलम से इलेक्ट्रॉन बनाने हो तो गुणा हमेशा याद रखना। किससे करोगे? 6 गुणा 10 की पावर 18, इससे गुणा कर देनी है। ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुम्हारे। कि जहां कहीं भी करंट देकर, टाइम देकर इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं तो पहले तो निकालना है तुमने कूलम क्या है। ठीक है? जैसे ही कूलम आ जाएं, जितने मर्जी आए हों, उनको गुणा किससे करनी है? 6 और गुणा 10 की पावर है 18। इतने क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या बना आपका? 36 गुणा 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। हो गया? ऐसे ही एक और लिखो। एक परिपथ से धारा 0.5 एम्पियर, एक परिपथ से धारा 0.5 एम्पियर 5 मिनट के लिए प्रवाहित हों। 0.5 एम्पियर 5 मिनट के लिए प्रवाहित हों तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो उस परिपथ से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। हो गया? 900 कूलम निकाला होगा आपने। हाँ, 900 गुणा 10 की पावर है। बस हो गया। यानी सिंपल सा केस है। पहले 0.5 एम्पियर लिख डालो। गुणा में क्या लिखना है? 5 मिनट। तो मिनट नहीं होनी चाहिए, 5 गुणा में क्या कर दो? 60। आगे सेकंड। हो गया 16। ये तो आगे कूलम। कूलम से कहां पहुंचना है तुमने? इलेक्ट्रॉन। तो जितने कूलम आए हैं उनके साथ गुणा किससे करनी है? 6 गुणा 10 की 18। ये याद रखना। ठीक है? तो ये कहानी थी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की, करंट की, आवेश की और टाइम की। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी जाता है और सबसे आसान आता है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि करंट से जब आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा के प्रति पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। कि धारा के लिए जो पदार्थ हैं वो कितने हैं।
ये आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, हमारी डेली लाइफ का घर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जैसे मान लो आपके पास स्विच बोर्ड बने हुए हैं सारे के सारे, ये किस चीज के बने हुए हैं? कुचालक, बेड कंडक्टर, ठीक है। पेचकस होता है, बिजली का काम करते हैं तो उसके पीछे क्या लगा होता है? प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीज लगी हुई है पेचकस की वो है धातु, तो वो तो है चालक, करंट चलता है, तो इसलिए किसका प्रयोग करते हैं इसके ऊपर? कुचालक का। ऐसे ही क्या घरों में जितने भी वायरिंग की होती है उन पे क्या लगे होते हैं? रबड़ या प्लास्टिक। क्यों लगे होते हैं? नंगे तार क्यों नहीं छोड़े जाते? क्योंकि कोई चिपके मर ना जाए, ठीक है। यानी खुले तार इसलिए नहीं छोड़े जाएंगे ताकि कंडक्टिविटी, दूसरा शॉर्ट सर्किट, ऐसे खेल पैदा ना हो। इसका मतलब आप समझ जाते हो कि धारा के प्रति की जब बात करता है तो दो पदार्थ तो तुम्हारी आंखों के सामने होते हैं, एक तो होता है चालक और दूसरा क्या होता है? कुचालक। तो चालक और कुचालक एक इनके बीच का होगा, उसे क्या बोलोगे? हाँ, एक चालक हो गया, दूसरा कुचालक हो गया, तो तीसरा इनके बीच का होगा, उसे नाम क्या दिया जाएगा? अर्धचालक। ये तीनों के तीनों आजकल घरों में प्रयोग होते हैं। ये दो तो तुम पहले जानते ही थे, आजकल इसकी भी काफी दौड़ लगी हुई है, ठीक है। सोलर पैनल, तो सोलर पैनल क्या चीज होती है? अर्धचालक ही तो होते हैं, सौर कंडक्टर, ठीक है। तो चालक इंग्लिश में कहोगे कंडक्टर, बसड़ा कंडक्टर नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तो दूसरा क्या होगा? इंसुलेटर, और तीसरे को हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास ये तीन तरह के पदार्थ होते हैं, किसके प्रति? धारा के प्रति। तो इनका अर्थ क्या होगा? जिसमें से धारा स्वतंत्र रूप से गुजर सकती है वो तो क्या होते हैं? चालक। जो धारा को गुजारने में सक्षम नहीं है वो क्या होते हैं? आपके कुचालक। और ऐसे पदार्थ जिनके लिए धारा किस में चलती है? चालक और कुचालक के बीच के गुणों से चलती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? अर्धचालक, ठीक है। कि जिसमें विद्युत के चालन के लिए या धारा के चालन के लिए गुण चालक और कुचालक के बीच के हों, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। उन्हें क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। तो ये तो सिंपल तुम जानते हो। अब बात आती है कि चालक धारा गुजारने में सक्षम क्यों होते हैं? कि जो चालक है वो आपकी धारा गुजारने में सक्षम होते हैं। क्यों? ये सक्षम क्यों होते हैं भाई? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो चीज है इनमें करंट जो चलता है वो क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हें बताया था सारा का सारा खेल जब करंट चलता है तो किसके ऊपर टिका हुआ है? अभी तुम न्यूमेरिकल कर रहे थे उस चीज के, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कौन से इलेक्ट्रॉन देखने हैं आपने? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। बस एक ही पहचान करनी है कि चालक से धारा गुजरती है तो किसके कारण गुजरती है या क्यों गुजरती है? तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण होता है ये? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण, मीन्स प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी पदार्थ के पास, तो उससे धारा 101% क्या की जा सकती है? गुजारी जा सकती है। अब ये कुचालक है, इनसे धारा नहीं गुजरती या धारा गुजारने में सक्षम नहीं है, तो उल्टा जवाब लिखना है। क्या लिखोगे? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। बात खत्म। और ये दोनों के बीच गुण प्रदर्शित करते हैं कब? तो तापमान के साथ। याद कर लो कि जो अर्धचालक होते हैं, खास क्वेश्चन है, पहले तो याद रखना दुनिया के शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, ये भी पढ़ना है हमने। और ऊपर क्या है? जो चालक और कुचालक लिखे हैं उनके उदाहरण बताओ तुम मुझे। चालक का कोई उदाहरण दियो। तांबा यानी धातुएं, सीधा सा वर्ड है। क्या लिखोगे? धातुएं। कि जो इसका एग्जाम्पल है वो आपके पास धातुएं हैं, कि ज्यादातर धातुओं में से विद्युत धारा क्या करती है? गुजरती है। और जो सबसे अच्छी चालक होती है वो सब जानते हो क्या होती है? चांदी, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर के सारे एग्जाम्पल जानते हो तुम। जिन बेंचों पे लकड़ी वाले पे बैठे हैं ये सारे क्या है? कुचालक ही तो है। मिट्टी कुचालक है, लकड़ी कुचालक है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब के सब क्या आपके कुचालक है। उसके बाद बात आती है अर्धचालक की। तो अर्धचालक के उदाहरण बताओ मुझे कि दुनिया के
दो शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, वो क्या होते हैं कि कोई आधी नींद में चलता है तो उसे माँ कहती है ना बेटा सो जा, ठीक है, सो और जा, सो से सिलिकॉन और जा से जर्मेनियम, कि जो अर्धचालक होते हैं शुद्ध अवस्था के वो दो ही होते हैं, एक सिलिकॉन है और दूसरा कौन सा है, जर्मेनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धचालक दुनिया के जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो वो दो ही हैं, एक आपके पास क्या है, सिलिकॉन, और दूसरा क्या है, जर्मेनियम, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो अर्धचालक में प्रयोग होता है इन दोनों में से वो कौन सा होता है, सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन को आप खुली नंगी आंखों से देख सकते हो, इस दीवार में भी दिखाई दे रहा है। जब दीवार पे सिमट लिपाई करी होती है, छोटे छोटे कण चमकते हमें नजर आते हैं, तो वो कण किस चीज के होते हैं, सिलिका के ही होते हैं, ठीक है। उसी चीज से क्या निकाली जाती है, सिलिकॉन। रेगिस्तान में जाओगे मिट्टी के कण चमकते हुए नजर आते हैं तुम्हें, ठीक है, तो वो क्या चीज होती है, सिलिकॉन ही होती है। ऐसी कोस्टल एरिया यानी समुद्री इलाकों में आप किनारों पे घूमोगे और तेज धूप में देखोगे तो मिट्टी के कण चमकते नजर आएंगे, तो वो चीज क्या होती है आपकी, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन मिट्टी से निकालेंगे हम, सिलिका। तो सिलिकॉन किससे प्राप्त होती है, सिलिका। सिलिका क्या होती है, जिसको आप SiO2 लिखते हो, SiO2 को क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज लिख लेना, कि जो आपके पास कांच बनाया जाता है सिलिका से, वो कौन सा कांच, किसका रूप होता है, क्वार्ट्ज का रूप होता है। तो क्वार्ट्ज ग्लास होता है। क्वार्ट्ज ग्लास दुनिया का वो ग्लास होता है जिससे हम कौन सी किरणें गुजारने में सक्षम है, पराबैंगनी। तो पराबैंगनी किरणें गुजारने के लिए कौन से कांच प्रयोग किए जाते हैं, क्वार्ट्ज। तो तुम्हें सिर्फ सिलिकॉन याद रखना है, सिलिकॉन सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला अर्धचालक है, कौन सा, शुद्ध। शुद्ध को हम वैसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक। अगर इसका प्योर इंग्लिश वर्ड लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कि जो आपके पास शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनको कहते हैं क्या, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये होते हैं शुद्ध अर्धचालक की परिभाषा इंग्लिश रूप में या इंग्लिश प्रॉपर लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये दोनों के दोनों कुचालक हो जाते हैं किस ताप पर। ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है कि जो आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम लिखे हैं ये दोनों के दोनों किस ताप पर ऐसे आए कि ये दोनों किस ताप पर कुचालक बन जाते हैं, कि दोनों के दोनों बेड कंडक्टर हो जाते हैं एट विच टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या याद रखना तुमने, कि जो दुनिया में किसी के लिए सबसे कम जो ताप हो सकता है पदार्थों के लिए वो कितना हो सकता है, जिसे पदार्थ आखिरी पॉइंट पे सहन कर सकते हैं, उससे नीचे सीमा खत्म हो जाती है। कौन सा ताप होता है किसी भी पदार्थ के लिए जो सहनीय निम्नतम ताप होता है, कि लोवेस्ट टेम्परेचर फॉर एवरी सब्सटेंस एट विच पार्टिकल लेगिंग ओवन सेल्फ बाय बाइंडिंग फोर्सेस, कि यानी उसके बाद उनकी ताकत खत्म हो जाती है, अपने आप दूर होने लगते हैं कण। तो वो होता है आपका टेम्परेचर कितना, 0 केल्विन, और जिसे हम क्या लिखते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस ताप को नाम क्या दिया जाता है, परमात्मा से मिलने वाला तापमान, तो नाम रखते हैं परम शून्य ताप। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि ये कौन से ताप पर अपना रूप कुचालक में कर लेते हैं, तो उसका नाम है परम शून्य ताप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यही आता है आपके पास, ये दोनों किस ताप पर कुचालक हो जाते हैं, किस ताप पे कुचालक होते हैं, 0 केल्विन, और माइनस क्या याद रखना है, 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये लो आज के लिए इतना है।